रिपोर्ट के जरिए। जैसे ही केके की तबीयत बिगड़ी, उनको सीएमआरआई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि केके को हार्ट अटैक पड़ा था। केके का निधन कोलकाता के नजरुल मंच के एक होटल में हुई है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के विवेकानंद कॉलेज में परफॉर्मेंस देने के बाद केके जब होटल पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने उल्टी की और बेहोश हो गए। कॉलेज में कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक परफॉर्मेंस दिया था। एक अनुमान के मुताबिक केके का निधन करीब रात 10:30 बजे हुआ है। पीएम मोदी ने गायक केके के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि केके के निधन से दुखी हूं। उनके गानों से हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। वहीं केके के निधन से देश में गम का माहौल है। कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि केके बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर थे। उनका असामयिक निधन बहुत ही दुखद और भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अपनी प्रतिभाशाली आवाज से उन्होंने अनगिनत संगीत प्रेमियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। शांति शांति। वहीं केके के निधन पर बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है। गायक राहुल वैद्य, पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ, रितेश देशमुख, संगीतकार सलीम मर्चेंट, एक्टर जावेद जाफरी, सिंगर मीका सिंह ने ट्वीट कर केके के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ये भी बताया जा रहा है कि केके 2 दिन के कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता आए हुए थे। उनका सोमवार को भी एक कॉन्सर्ट हुआ था। विवेकानंद कॉलेज में उन्होंने वो प्रोग्राम किया था, लेकिन दूसरे दिन कॉन्सर्ट के बाद ही ये हादसा हो गया। केके के अकस्मात हुए निधन से राजनीतिक हलके में मायूसी और गम का माहौल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके केके के निधन पर दुख जाहिर किया है। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और लिखा कि प्रसिद्ध गायक राजकुमार कुनत, केके के आकस्मिक निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। संगीत की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुनत है। लोग उनके इस नाम से बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन उनको इंडस्ट्री में केके नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। वो एक जाने माने प्लेबैक सिंगर थे। उन्होंने हिंदी नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 35,000 जिंगल्स गाए थे। केके की बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो उन्होंने माचिस फिल्म के छोड़ आए हम गाने से डेब्यू किया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही से बड़ा ब्रेक मिला था। इसके अलावा केके ने यारों, पल कोई कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन जैसे कई खूबसूरत गाने गाए हैं। केके को साल 2000 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। क्या आप जानते हैं कि साल 1994 में मुंबई आकर गायकी की दुनिया में कदम रखने से पहले केके ने होटल में भी काम किया था। एक इंटरव्यू के दौरान केके ने इस बात का खुलासा किया था। इसमें उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के सफर में हमेशा साथ देने के लिए अपनी पत्नी ज्योति को क्रेडिट दिया था। दिल्ली में गाना गाते वक्त सिंगर हरिहरन की नजर उन पर पड़ी थी। उन्होंने ही केके को मुंबई आने के लिए प्रेरित किया था। तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से है ये बड़ी खबर। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के गर्भगृह में शिला पूजन करेंगे सीएम योगी और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिला पूजन में शामिल होंगे। और शिला पूजन के साथ ही आज से रामलला के गर्भगृह के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में आज शिला पूजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामलला के गर्भगृह में प्रथम शिला पूजन करेंगे। सीएम योगी रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। आज से नक्काशी द्वार पत्थरों से रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू किया जाएगा। रामलला का गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। 2023 एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जेपी नड्डा आज भोपाल आ रहे हैं। जेपी नड्डा आज से 3 जून तक भोपाल और
जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज भोपाल में प्रदेश कार्य समिति और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्ताव लाया जाएगा। जेपी नड्डा प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बैठक भी लेंगे। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश ने बैठक के लिए सभी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराए जाने का स्वरूप तय करने को लेकर सर्वदलीय बैठक करेगी। नीतीश सरकार अपने संसाधन पर जातीय जनगणना करना चाहती है। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंख्या कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। प्रहलाद सिंह पटेल ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मूल मंत्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा आज दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। आजादी गौरव यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद आजादी गौरव यात्रा का समापन होगा। इस मौके पर सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। ये यात्रा 58 दिन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके दिल्ली पहुँचेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राज ठाकरे को कल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उनके कूल्हे की सर्जरी होगी। इस महीने की शुरुआत में 53 साल के राज ठाकरे ने कहा था कि उनके घुटने और पीठ की समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जरी होगी। राज ठाकरे की कूल्हे की सर्जरी प्लान पहले से ही था, लेकिन उससे पहले उन्हें कोरोना हो गया। राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम था। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष को भविष्य के तमाम नीतिगत फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। दरअसल मंगलवार को राबड़ी आवास में आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव के लिए सभी फैसले से सहमत होने का प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस का ऑफर ठुकराकर अपने खुद की पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ जाकर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया है, कांग्रेस के साथ कभी काम नहीं करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो खुद तो डूबती ही है, दूसरों को भी डुबा देती है। यूपी की 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। विधायकों और संगठनों से चर्चा की जा रही है। आजमगढ़ से डिम्पल यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव, बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद यादव के नाम पर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा रमाकांत यादव की है। इसी के साथ ही रामपुर से भी अखिलेश यादव चाहते हैं कि आजम खान के परिवार से कोई चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी विधायक के ईश्वरप्पा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। बीजेपी नेता ने कथित भगवा झंडा एक दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत दी और कहा कि ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने कथित तौर पर कहा था कि भगवा ध्वज का हजारों वर्षों से सम्मान किया जाता रहा है और ये निसंदेह एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए अरुण सिंह ने दिलीप घोष को मीडिया और किसी सार्वजनिक मंच पर जाने से परहेज करने को कहा है। अरुण सिंह ने अपने पत्र की कॉपी ट्वीट की है। आपको बता दें कि बीजेपी की बंगाल चुनाव में हार के बाद अंतर्कलह की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को पत्र लिखकर मीडिया के सामने संयम बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग के बयान के मुताबिक 2021 से 31% की दर से महंगाई भत्ता प्रतिमाह की अनुमति दी गई है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के 3% महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लग गई है। 3% डीए बढ़ने से उत्तराखंड के करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।
पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके के हनुमान नगर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन 2 युवकों को गोली लगी है उनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मरने वाला एक युवक बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा का भाई है, जबकि दूसरा युवक पटना में रहकर पढ़ाई करता था। जम्मू कश्मीर राज्य की जांच एजेंसी CIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकवादी को कश्मीर स्थित आतंकवादियों के संपर्क में रहने और डोडा में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डोडा में तैनात CIA के एक दल ने तंतना घाट इलाके से पूर्व हिजबुल के आतंकवादी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है, जो 2010 में जम्मू में गैर कानूनी गतिविधियों के एक मामले में शामिल था। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में एक हिंदू शिक्षिका की हत्या के खिलाफ कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में मंगलवार को प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व आतंकवादी कमांडर का पुतला जलाया और प्रशासन और हत्यारों के खिलाफ नारे लगाए। आज हम यहाँ मिलजुल कर अहद करते हैं कि दोबारा ऐसे वाक़ात जिला कुलगाम में खासकर नमूदार नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में आतंकियों ने मंगलवार को एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। इसे लेकर घाटी में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू शिक्षिका की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर उबाल पर है। घाटी में जगह जगह कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बेटी का जो कत्ल हुआ, इस कत्ल को हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम बावर करना चाहते हैं कि ताकि उसमें तहकीकात हो जाए, कि ताकि आइंदा इस कुलगाम में या कुलगाम में ही नहीं सारे जम्मू कश्मीर में ऐसे वाक़ात रोनुमा नहीं हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बार फिर से 2 पक्षों में विवाद भड़क गया। घटना उस वक्त का है जब बस स्टैंड क्षेत्र में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। एक्सीडेंट के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अधिकारी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। दोनों पक्षों को खरगोन कोतवाली लाया गया। विवाद के बाद एडिशनल SP मनीष खत्री के द्वारा सोशल मीडिया पर हमले की एडवाइजरी जारी की गई है। गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का है, जहां बीती रात एक युवक ने 12वीं की छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। युवती को फर्श पर तड़पते हुए देखा जा सकता है, जबकि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी लहूलुहान युवती का वीडियो बना रहे थे। पुलिस युवती को अस्पताल में एडमिट कराने की बजाय उसका वीडियो बना रही थी। पुलिस ने सफाई में कहा कि उन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। असम सरकार के द्वारा सभी वित्त पोषित प्रांतीय मदरसों को सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। असम के CM ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। I have no comment. However, if Supreme Court issue notice to us, we will respond appropriately. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मरीज नहीं मिला है। कोरोना के आतंक के बाद से सरकार मंकी पॉक्स को लेकर गंभीर है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी हो सकता है। इसके लक्षण हैं जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड और थकान। सरकार ने बीते वित्त वर्ष के लिए देश की GDP के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में और गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सरकार को GDP के मोर्चे पर झटका लगा है। जनवरी-मार्च में भारत की GDP ग्रोथ रेट 4.1% रही। जानकारों के मुताबिक विकास दर में सुस्ती कमों के कारण महंगाई है, जिस वजह से निवेश पर भी असर पड़ा है। नेपाल में खराब मौसम का शिकार बने तारा एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 दिन बाद मंगलवार को आखिरी शव को भी बरामद कर लिया गया। वहीं नेपाल ने मंगलवार को उड़ानों के परिचालन के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। नेपाल ने यह कदम रविवार को मुस्तांग जिले में हुए विमान हादसे की प्राथमिक जांच के बाद उठाया है।
दिल्ली में जल संकट को लेकर आप और बीजेपी के बीच राज जारी है। बीजेपी ने पानी की समस्या को लेकर बड़ा जन आंदोलन छेड़ रखा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में जगह जगह केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी आज दिल्ली में प्रचंड प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय का घेराव करेंगे। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों ने आज परिवहन विभाग के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के द्वारा किराया बढ़ाने के विरोध में और सीएनजी पर सब्सिडी देने के समेत अन्य मांगों को लेकर धरना का ऐलान किया गया है। ये प्रदर्शन दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के बैनर तले होगा। इसमें तिपहिया चालक यूनियन और ऑटो टैक्सी चालक सेना समेत कई संगठनों के चालक शामिल होंगे। साथ ही स्कूल के कैब चालक भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना के केस में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 373 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1603 हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.15% पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 17,371 कोरोना टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में एक दिन में 255 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मूसा में किया गया। मूसेवाला के परिवार और उनके हजारों फैंस ने नम आंखों के साथ उनको विदाई दी। सिद्धू मूसेवाला को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। मूसेवाला के अंतिम संस्कार के लिए मूसा गांव में पूरा पंजाब उमड़ पड़ा था। सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव में आखिरी गाना द लास्ट राइड बजाया गया। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 दिन की रिमांड में लिया है। स्पेशल सेल ने बिश्नोई को तिहाड़ जेल से पूछताछ के लिए ले गई है। बता दें कि गैंगस्टर तिहाड़ जेल के स्पेशल सेल में बंद था। अब दिल्ली पुलिस काला जेठली, काला राणा और लॉरेंस को सामने बिठाकर सिद्धू मूसेवाला मामले में पूछताछ की जाएगी। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में मंगलवार को पहली गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड से पकड़े गए मनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को अदालत के सामने पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे 5 दिन के लिए पंजाब पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस को उत्तराखंड पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से देहरादून से 6 लोगों को पता लगाने और उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला की याद में एक श्रद्धांजलि मार्च निकाला और आम आदमी पार्टी को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। कि दिल्ली में इनका इवेंट मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ या दिल्ली से एक है, वहाँ से एक है। आखिर इस दोनों में जिम्मेवार कौन है? इस देश का जनता को बताना, और पंजाब का युवा है, पंजाब का लोग है जो उनके दर्द है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा हो गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला आज जींद में एक बैठक करेंगे, जिसमें नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। इनेलो ने 26 मई को बहादुरगढ़ नगर परिषद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी, लेकिन 27 मई को ओपी चौटाला को 4 साल की सजा होने और जेल जाने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।